is called wavelength. The distance between adjacent crust or adjacent trough is called wavelength. It is denoted by sign lambda. It is denoted by sign lambda, and its SI unit is meter. And its SI unit is meter. And its SI unit is meter. Done? ठीक है. Now, third quantity related to the wave is the number of wave, and we can say this is frequency. क्या? कौन पूछ रहे थे? मिल गया? हाँ चले गए वो. उनसे बात करानी है. आप थोड़ी देर बाद आइए, करा देंगे. ठीक है. इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करेंगे न्यू से. अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा देखिए. पहले तो वन वेव क्या है आपका, यानी हम एक वेव कब बोलेंगे. सी ये आपकी वेव है, तो इस केस में जब ये वाली लाइन यहां से यहां तक, यानी वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ अगर हमने काउंट कर लिया है, ठीक है, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ को मिला के हम क्या बोलेंगे, दिस इज अवर वन वेव. द वेव स्टार्ट फ्रॉम मूविंग हियर एंड हियर, then again this wave started moving from here and there. So one crust and one trough, this C and this T again we counted, and this C and this T will together form one wave. This C and that T again counted together will form one wave. तो अगर हम इस क्रस्ट और इस ट्रफ को लेंगे तो एक वेव हो गया, ये क्रस्ट और एक ट्रफ लेंगे तो सेकेंड वेव हो गया. तो यहां पर अपने पास कितनी वेव है टोटल? टू वेव. ऐसे ही एक सेकेंड में जितनी वेव आएंगी अपने पास, नंबर ऑफ वेव इन वन सेकेंड, उसको हम क्या बोल देंगे, वो क्या हो जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी. एंड इसको हम डिनोट करेंगे किससे, दिस इज प्रोनाउंसिएटेड न्यू. और इसकी जो एसआई यूनिट है, ऑब्वियसली वेव इन वन सेकेंड है तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, सेकेंड इनवर्स. दिस सेकेंड इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ट्ज, और इसको हम डिनोट करते हैं एच जेड से. किलो हर्ट्ज भी हो सकता है. किलो हर्ट्ज मतलब के एच जेड. मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है, दैट इज एम एच जेड. ठीक है. तो अदर यूनिट्स में तो हम इसको काउंट कर सकते हैं. तो एक सेकेंड में जितनी वेव बनेगी उसको हम नॉर्मली कोई भी चीज जो हमारी पर सेकेंड होती है, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, एक सेकेंड में आप क्या कर रहे हो, पर सेकेंड हमारी जो भी वैल्यू निकल के आती है उस पर सेकेंड वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी. तो ऐसे ही एक सेकेंड में आपकी जितनी भी वेव फॉर्म हो सकती है, वो वेव कितनी भी हो सकती है, तो जितनी भी वेव एक सेकेंड में फॉर्म हो सकती है, ऑल दैट वेव को हम क्या बोल देंगे, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. दैट इज वी कैन से द नंबर ऑफ वेव काउंटेड इन वन सेकेंड. कोई इश्यू इसमें? समझ में आया फ्रीक्वेंसी का? ये वेव काउंटिंग जो है इसको थोड़ा फोकस रखना है आपको. ठीक है, लिखिए इसकी थ्योरी. द नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन वन सेकेंड, the number of wave form in 1 second is called frequency. The number of wave form in 1 second is called frequency. It is denoted by nu.
and its SI unit is second inverse. The wave form in 1 second is called frequency. It is denoted by nu. It is denoted by nu and its SI unit is second inverse. बाकी जो रह गया वो बोर्ड से छाप लीजिए. हो गया भाई? ठीक है. The next condition is time period. Now what we said that कि one thrust and one trough together counted this quantity, it is called one wave, right? So अगर हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? वन वेव. इस वन वेव को फॉर्म होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड. ठीक है. एक वेव जो यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये वाला पार्ट यानी वन क्रस्ट हो गया, वन ट्रफ हो गया, इस पूरे को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन वेव. तो जब हम पूरा क्रस्ट और पूरा ट्रफ दोनों को एक साइड काउंट कर लेंगे तो वन वेव एंड द टाइम टेकन टू फॉर्म द वन वेव विल टर्म्ड एज टाइम पीरियड. ठीक है. एंड ऑब्वियसली टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है. कोई इशू इसमें? लिखिए वन लाइन का डेफिनेशन इसमें भी. टाइम पीरियड का डेफिनेशन लिखिए. टाइम टेकन टू फॉर्म वन वेव. टाइम टेकन टू फॉर्म वन वेव time taken to form one wave is called time period. कल एक क्वेश्चन मैंने हाफ छोड़ा था, वो आपका सॉल्व हो गया? किसी का नहीं हुआ हो तो बता सकते हैं. हो गया भाई? लास्ट बचे है यहां से वेव से रिलेटेड एक कैरेक्टर एंड दिस इज वेव नंबर. ठीक है. वेव नंबर को हम डिनोट करेंगे न्यू बार से एंड वेव नंबर जो है वो हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. ठीक है. अगर हम वेवलेंथ का रिवर्स ले लेते हैं देन इट इज टर्म्ड एज वेव नंबर. ठीक है. तो यहां से यहां तक ये सारे कैरेक्टर हमारे किसके हुए? ये सारे कैरेक्टर हुए हमारे वेव के. द लास्ट क्वांटिटी दैट वी हैव डिस्कस्ड इज wave number and wave number is denoted by nu bar. Nu bar is equal to 1 lambda. Now the question, next heading is relation between frequency and wavelength. ठीक है. How the frequency and wavelength are related to each other. We can say or we know that nu is equal to होता है आपका c upon lambda, where c is speed of light एंड स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है? 3.0 इंटू 10 पावर मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे या लाइट रेडिएशन लेंगे तो हम न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा ले सकते हैं. फॉर अदर रेडिएशन या अदर वेव
अदर देन लाइट। तो न्यू इज इक्वल टू हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। अगर पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी गिवन है और उसकी वेवलेंथ गिवन है और उसका हमें फ्रीक्वेंसी है इसमें कोई रिलेशन चाहिए, तो वी कैन राइट दैट न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। यहां से यहां तक किसी को कोई समस्या? वेव नंबर अगर हमारे पास सपोज वेवलेंथ जो है वो 10 है, से द वेवलेंथ इज 10, देन वेव नंबर क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, यानी वेवलेंथ को हमें रिवर्स ले लेना है, दैट्स इट। तो जब हम 1/10 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, वेव नंबर। नाउ इज दैट क्लियर? ठीक है, छाप लीजिए इसे, फिर इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। हो गया भाई साहब? लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। सॉरी, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेव नंबर, ये लिखिए आप, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड वेव नंबर of the radiation, calculate the wavelength and wave number of the radiation having frequency 6.25 into 10 power 14 hertz. Calculate the wavelength and wave number having the frequency 6.25 into 10 power 14. हो गया सर? तो calculate the wavelength and wave number having the frequency of the radiation 6.25 into 10 power 14. ठीक है, तो इस बेस पे क्या है, देखिए आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी 6.25 into 10 power 14 and we have to calculate wavelength and wave number, right? Now there is a frequency and there is a wavelength. The relation between frequency and wavelength is equal to nu is equal to c upon lambda. So we can write lambda is equal to c upon nu. Okay, since lambda is equal to c upon nu and the value of c is 3 into 10 power 8 and the value of nu is 6.25 into 10 power 14. Is that clear? अब यहाँ से एक चीज देखिए, साथ में क्या क्या करना है और कौन सी हैबिट आपको डेवलप करनी है। c इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 10 पावर 8 एंड 3 इंटू 10 पावर 8 क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड, राइट? ऐसे तो होता ही है। और ये 6.25 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज है, और हर्ट्ज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है भाई कि जो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको लिख लिया 3 इंटू 10 पावर 8
फिर हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया 6.25 इंटू 10^14। आगे हमने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ली है वैसे ही हमने दूसरी साइड उसकी यूनिट को लिख लिया 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड, और वैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी की यूनिट को लिख लिया सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? कोई समस्या इसमें बताएं। ठीक है, हाँ बताएं। देखिए फ्रीक्वेंसी आपको क्या गिवन है 6.25 इंटू 10^14 हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। और हमें बताना क्या है? वेवलेंथ। तो जो फॉर्मूला है यानी जो रिलेशन है वो क्या है आपका? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो हम वेवलेंथ को इधर ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को इधर ले लेते हैं। नाउ वी हैव c अपॉन फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ c इज 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 6.25 इंटू 10^14। ठीक है, जो 3 इंटू 10^18 है 8 है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है? हर्ट्स। हर्ट्स की यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डू नोटिस दिस न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ, यूनिट एक साथ। ठीक है, अभी कोई इशू? ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला बताइए, अगर a पावर m अपॉन a पावर n हो तो क्या लिखते हैं इसको? इज इक्वल टू में a इज इक्वल टू m माइनस n हो जाएगा। सो वी कैन राइट 3 अपॉन 6.25 और ये 10^14 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां का हम डेसिमल हटा के इसके पास 10^-2 ऐड कर सकते हैं। द कैलकुलेशन इज योर चॉइस, नॉट माई चॉइस। ठीक है, नाउ अपने पास क्या है? देखिए एक और चीज आपको यहां से थोड़ा देखना है, अप्रोक्सीमेट में आंसर कब निकालना है। 3/625 है। इज दैट क्लियर? भाई 3/625 है। अब देखिए क्या है, एक तो तरीका क्या है ना कि आप इसको 625 को 3 को पूरा डिवाइड करिए। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड करिए। अदरवाइज हम अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे दे सकते हैं? ये 3 है, अपॉन में 625 है। इस 625 को नियरेस्ट 100 वाले में कन्वर्ट कर दीजिए। नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 इसका क्या हो गया आपका? 600। आप इसको 700 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। अप्रोक्सीमेट आंसर अपने को मिल जाएगा विद इन अ सेकंड। तो अगर हम इसको 3/700 मान लेते हैं, आप इसको 600 में मान लीजिए तो कोई इशू नहीं है, आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आपके ऑप्शंस बहुत क्लोज हो देन आपको ये मेथड ऑप्ट नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज अपने को इसी से चलना है। नाउ 3/700 आया, इसको हम 3 इंटू 10^-2 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, 7 को डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया। अब 7 से 3 को डिवाइड करिए। 7 से 3 को डिवाइड करना एज कंपेयर टू 625 से 3 को डिवाइड करना थोड़ा अलग है। तो जब हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे और 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.4 और फिर 2। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 0 है, सो वी कैन राइट दिस कि आपका जो 0.42 है ये आपका 0042 हो जाएगा। कोई इश्यू इसमें बताएं? समझ में आया किसी के? ये राइट। तो जब अपने पास बड़ी कैलकुलेशन हो तो उसको ऑलवेज ऐसे करना है। नाउ आंसर विल बी 0042। 10^8 था, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का 6 और ये 2 ऊपर आएगा आपके पास। तो जब ये 2 ऊपर आएगा तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस का 6 प्लस 2 माइनस का 4। इतना क्लियर? ठीक है, सेम यू कैन ऑप्ट बाय डूइंग द 600। जब आप 6 को लेके जाएंगे तो यहाँ 4 की जगह 5 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। नाउ इसका क्या करना है? देखिए अभी ये आंसर आपका इनकम्प्लीट है, आपको बोर्ड में या स्कूल वाले एग्जाम में अभी फुल मार्क्स नहीं मिल रहा है। अभी हमने यहाँ पे क्या लिया था? मीटर पर सेकेंड लिया था और सेकेंड इनवर्स लिया था। ये सेकेंड इनवर्स और ये सेकेंड इनवर्स क्रॉस हो जाएगा। यूनिट कैन बी क्रॉस्ड इन द सिमिलर वे एज द न्यूमेरिकल्स, बस ये सेम होने चाहिए। अब आपके पास क्या बचा? मीटर। तो आंसर आपका किस में आएगा? मीटर में।
यूनिट आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। आपकी फिजिक्स की जो फर्स्ट या सेकंड यूनिट होगी वो डायमेंशनल एनालिसिस, वो आपको ये बहुत सिखाते हैं। बट अप्लाई इसको कैसे करना है, अप्लाई आपको ऐसे करना है। जब भी कैलकुलेशन करिए ऑलवेज नोटिस करिए टाइम की यूनिट मैच होनी चाहिए, लेंथ की यूनिट मैच होनी चाहिए, जो भी यूनिट गिवन है वो आपकी सारी मैच होनी चाहिए। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या लिया, सी की स्पीड ली 3 × 10⁸ अपॉन 6.2 × 10⁴, 10⁸ ये आइडेंटिटी यूज करके 8 - 14 हो गया। बचा क्या, 3/6.25। 3/6.25 को हमने 3/700 मान के डिवाइड कर दिया और अपने को मिल गया ये। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 10⁻⁻4। सो वी आर हैविंग द वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.0042 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया तो छाप लीजिए, नहीं आया तो बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अगर आप 3 को 6.25 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे यानी 6 to 5 से, तो आपको मिलेगा 0.0048। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, आवर आंसर इज राइट। यू कैन डू द बाय कैलकुलेटर यूज करके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आपको सही डिजिट मिलेगी। हो जाए भाई तब बता दीजिएगा। हो गया ये। अगला क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, सॉरी अभी इसका एक पार्ट बाकी है, वेव नंबर। तो जब हमें वेव नंबर निकालना हो तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, 1/λ। ये क्या है आपके पास, 1/0.0042 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है भाई। नाउ ये किस में था, मीटर में। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे आपको खुद करना पड़ेगा। 0.0042 कैन बी रिटेन एज, इसको यहां लेके आए इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं ऐसे। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका हैबिचुअल अगर है आप इसके यहाँ से डेसिमल हटाओ और 4 जीरो बढ़ाओ, तो जो आपको सुटेबल लगे, ये वाला या ये वाला, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो इसके साथ जाइए, और इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो इसके साथ जाइए। नाउ 42 से 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब आप 42 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 42 को हम नियरेस्ट वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं 50। मे बी इट वर्क, मे बी इट नॉट वर्क, बिकॉज हम 100 में नहीं गए। ठीक है, ये हो गया आपका 10⁻⁻8। डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0.2 या 0.02, कितना आएगा बताएं। 0.02, 10⁻⁻8 ऊपर आ जाएगा, आपका प्लस का 8 हो जाएगा। और ये यहाँ आपने मीटर लिखा था, अब इस मीटर को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। दिस इज योर एक्यूरेट आंसर। ठीक है, छाप लीजिए इसे भी। अगेन मैं आपको बता दूं, ये 0.02 जो है वो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है, यानी पहली डिजिट आपको इसके आसपास मिलेगी, बाकी डिजिट वेरी कर सकती हैं। कोई इशू किसी को बताएं।
हो गया सर? ठीक है, ये तो जो है हमारी नॉर्मल वेव है। नॉर्मल वेव मीन्स हमारे किसी भी वी कैन से कि जो सनलाइट से आने वाले रे हैं वो वाले। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आजकल तो बहुत गर्मी हो रही है तो आप समझ भी सकते हैं इस चीज को। जब सनलाइट होती है, ठीक है, और ये सनलाइट जब हमारे पास आ रही है, तो मान ली कि ये सन की वेव जो आ रही है, बिकॉज अब हम कैरेक्टर पे चलेंगे, तो जब सन की ये वाली लाइट हमारे पास आ रही है, तो लाइट क्या पढ़ते हो आप, लाइट जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव की फॉर्म में, ठीक है। सो वी कैन से कि जब ये वाली लाइट हमारे पास आ रही है, तो इसका नेचर कैसा होगा? वेव के जैसा, यानी सनलाइट जो हमारे पास आएगी वो इस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो फिर क्या होना चाहिए कि जब ये लाइट इसी फॉर्म में आ रही है, तो दोपहर की धूप, शाम की धूप, रात की धूप, या किसी भी टाइम, सिंस ये तो आपको कंटिन्यू मिल रहा है, ठीक है, तो जब ये आपको कंटिन्यू मिल रहा है, तो इससे जो होने वाली हीट है वो भी हमें कैसे मिलनी चाहिए? सेम। क्योंकि वेव का कहानी क्या है ना, भी वेव अगर एक बार चलनी शुरू करेगी तो इसकी वेवलेंथ तो आप बदल नहीं देंगे, ना ही आप इसकी फ्रीक्वेंसी बदल देंगे। तो जब हम इसकी वेव और फ्रीक्वेंसी दोनों नहीं बदल सकते हैं, तो ये हमें हर टाइम सेम लाइट दे और हर टाइम हमें सेम हीट दे। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमें कोई भी लाइट जो मिलती है, वेदर इट इज फ्रॉम द मोबाइल लाइट, एलईडी लाइट, ठीक है, बल्ब की लाइट, नियॉन लाइट, उन सारी लाइट के पास क्या रहता है? सबके पास हीट प्लस लाइट होती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? लाइट क्या करेगी? केवल ग्लो करेगी, और हीट की वजह से क्या होगा? हीटिंग होगी। डिफरेंस देखिए, सपोज अगर आपने हीटर चलाया है, तो क्या हीटर आपको उतनी ही लाइट देता है जितनी की ट्यूबलाइट देती है? नहीं। लेकिन क्या ये हीट ट्यूबलाइट से ज्यादा देता है या कम देता है? यानी अगर हमारे पास हीटर है तो हीट ज्यादा देगा और लाइट कम देगा। अब आप हेलोजन के सामने खड़े हो जाइए, हेलोजन बल्ब तो आपने देखा ही होगा। तो जब हम हेलोजन बल्ब के सामने खड़े होते हैं तो हमें इंटेंस लाइट भी मिलती है और इंटेंस हीट भी मिलती है, ठीक है। रूम में अगर हम बल्ब बहुत देर तक जलाएं तो हमारा रूम जो है वो हीट होता है, हल्की गर्मी आती है, बट एलईडी जलाएं तो उतना ज्यादा नहीं होता है। नाउ ये सारी कहानी क्या है? ये सारी कहानी में हम मान रहे हैं कि वेव जो है वो हमारी रेगुलर मोशन में है, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि जो मोबाइल का नेटवर्क होता है वो किस फॉर्म में होता है? मोबाइल का नेटवर्क जो आपके पास आता है, डेटा या सिग्नल, वो किस फॉर्म में आता है? वेव की फॉर्म में ही तो आते हैं। इज दैट क्लियर ना? तो जो मोबाइल का डेटा हमारे पास वेव की फॉर्म में ही आ रहा है, तो फिर हमें डेटा की स्पीड भी कांस्टेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वेव तो कंटिन्यू आएगी भाई, हर टाइम आपको उतनी ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उतनी ही वेवलेंथ मिलेगी। तो जब उतनी ही फ्रीक्वेंसी और उतनी ही वेवलेंथ मिल रही है, तो जो डेटा स्पीड है वो भी कैसी होनी चाहिए? आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए ना। अगर 1 Mbps लिखा है तो 1 Mbps की ही स्पीड आनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? लॉजिकली ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉजिकली तो ऐसे ही होना चाहिए ना भाई, जब आपने हीटर को ऑन किया वो भी हमें रेडिएशन दे रहा है, उसकी लाइट भी हमें वेव के फॉर्म में मिल रही है, वो तो हमें कांस्टेंट हीट दे रहा है, ठीक है। एलईडी लाइट ऐसा तो नहीं है कि कभी ज्यादा हीट दे रही कभी कम हीट दे रही, मन के अकॉर्डिंग, हमारा मन नहीं है ज्यादा लाइट देने का तो आज एलईडी लाइट हमसे नाराज है इसलिए वो लाइट हमें कम देगी, ऐसा तो नहीं होता है भाई। जिसका जो भी रेडिएशन है वो फिक्स रहता है। लेकिन जो मोबाइल का रेडिएशन होता है वो हमारा सेम टू सेम वर्क नहीं कर रहा है। सो दोनों के रेडिएशन में कुछ तो डिफरेंस है। इज दैट राइट? है ना? दोनों के रेडिएशन में कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है? अगर कोई डिफरेंस है तो ये डिफरेंस है क्या? एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टडीइंग साइंस, सो क्वेश्चन के आंसर ही साइंस है। अगर आपके पास क्वेश्चन के आंसर नहीं है, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो जब ये सारी कहानी की बात हुई, और रेडिएशन हम कहाँ से ले रहे हैं भाई? हीटर में हम क्रोमियम वायर या इस तरीके का वायर यूज करते हैं। मोबाइल डेटा में हम उसी के अकॉर्डिंग टंगस्टन और सिलिकॉन को यूज करते हैं,
ठीक है भाई, किसी की मोबाइल की मेमोरी 128 है, किसी की मोबाइल की मेमोरी 500 है, किसी का नेटवर्क अच्छा है, किसी का बुरा है, बट एलिमेंट तो हमारे पास सेम है। ठीक है, तो जब एलिमेंट सेम है तो सबका नेचर अलग अलग कैसे है? इन कई सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की अब जरूरत है। यानी जब हम रदरफोर्ड मॉडल के बाद अगले मॉडल में जाएंगे, किसके बाद ये सारी कहानी किसके पास आएगी? ये सारी कहानी किसकी है? एलिमेंट की। और एलिमेंट का कैरेक्टर आपके अकॉर्डिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एटम के ऊपर। और एटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर। तो हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मान लो जैसे ये ऐसे समझ लो, जैसे कि नॉर्मली बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर किसी का बेबी होता है तो उसके कुछ ना कुछ फीचर्स जो है वो मदर या फादर से मैच करेंगे। ठीक है, क्यों मैच करेंगे? क्या रीजन होता है इसके पीछे? बताइए सर, क्या रीजन होता है कि किसी के हेयर जो है वो अपने डैड से मैच कर रहे हैं, किसी की आईज अपनी मॉम से मैच कर रही है, कभी कभी ट्विंस हो गए तो दोनों की कॉपी हो गए, चिंकी मिंकी टाइप। तो ऐसा क्यों हो जाता है? विच पार्ट इज कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर? डीएनए। ठीक है, या वी कैन से दैट स्पेसिफिकली जीन। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है? कैरेक्टर तो हुआ, लेकिन हु इज कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर? दिस कंट्रोल इज कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन। नाउ सपोज कि किसी का बेबी हुआ और उसका कैरेक्टर मदर और फादर दोनों से मैच ना करके पड़ोसी से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हो सकता है भाई इसका लॉजिक? ऑब्वियसली उसके पास जो जीन है वो मदर फादर का ना आके कहीं पड़ोस से आया। अब ये हवा में तो आ नहीं जाएगा, कैसे भी आया हो। सो कहां से जनरेशन हुआ? जीन से जनरेशन हुआ। यानी अगर जीन का नेचर बदलेगा तभी तो बेबी का कैरेक्टर बदलेगा। सेम टू सेम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडिएशन की, और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडिएशन की तो हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन कितने हैं? एंड हमने वेव को पढ़ा ही क्यों? फिजिक्स के टॉपिक को केमिस्ट्री में क्यों पढ़ा? देखिए, सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है? केस 1 आप ले लीजिए, बल्ब का केस। बल्ब के केस में क्या लेते हैं हम? ऑर्गन प्लस टंगस्टन वायर लेते हैं। एंड द कलर कैसा होता है हमारे पास? ऑरेंज। एलईडी के केस में लेते क्या हम? एलईडी के केस में हम ग्रेफीन लेते हैं। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन। लाइट अलग हो गई। हीट के केस में हमने क्या लिया? किसी और को लिया। एंड सबसे बेटर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो इंटरनेट यानी डेटा सोर्स है। तो अगर ये सब आपको लाइट दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह से आपको लाइट तो मिल ही रही है, अगर ये हर जगह से आपको लाइट मिल रही है और हर जगह से आपको हीट मिल रही है, तो ये सबका जो रेडिएशन या सोर्स है वो सबका सबका कैसा होना चाहिए? सबका वेव की फॉर्म में होना चाहिए। एंड सबके पास सेम हीट होनी चाहिए, क्योंकि वेव तो एक ही हो सकती है, एक ही जैसी हो सकती है। तो यहां से जो रेडिएशन मिलेगा वो लाइट अगर हमें दे रहा है और वही हीट दे रहा है तो सेम रहना चाहिए। यहाँ से जो लाइट और हीट मिलेगी वो भी हमारी सेम होनी चाहिए, यहाँ से जो वेव मिल रही है वो भी सेम होनी चाहिए। यानी कुल मिला के इन शॉर्ट जो भी चीजें आपको वेव की फॉर्म में मिल रही है वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल कि अगर वेव है तो वेव तो कंटिन्यूअस मोशन होती है, और अगर वो कोई भी चीज या कोई भी कैरेक्टर हमें प्रोवाइड कर रही है तो वो कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सिंस जो कैरेक्टर है वेव कंटिन्यूअस है, तो जो कैरेक्टर है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन या कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कोई फ्लॉज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पर इश्यूज क्या है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो बात हुई ना भाई थ्योरेटिकली में, इतना समझ में आना कि माइंड में एक चीज तो आ गई ना कि रेडिएशन अगर है तो नॉर्मल फिजिक्स या नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेडिएशन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड अगर रेडिएशन या एनर्जी कंटिन्यूअस है तो वो सेम हीट और सेम लाइट दे। ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कॉन्सेप्ट कुछ गलत है। इतना समझ में आया? अब ये क्या कॉन्सेप्ट का घपला है या क्या कॉन्सेप्ट में फ्लॉज है, इसमें जाने से पहले एक अनदर टाइप की वेव देखते हैं पहले। भाई ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि मून पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है।
ठीक है। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि अगर वेदर खराब हो जाता है तो हमारे डीटीएच के सिग्नल चले जाता है, राइट? ऐसा होता है या नहीं होता है? और मून पे कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता है, तो हम बाकी लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? यानी कोई अगर मून पे है, एयर वहां है नहीं, एटमॉस्फेयर वहां है नहीं, तो हम उससे कम्युनिकेशन करेंगे कैसे? कुछ तो तरीका होगा ना उससे कम्युनिकेट करने का। क्या है? उससे कम्युनिकेशन करने का तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडियो वेव से तो हम कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और स्पेसिफिकली इसको लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ईएम वेव। किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के 3 पार्ट देखा है किसी ने? देखना है इसको, ठीक है। बहुत दिमाग से देखनी पड़ेगी और बहुत अच्छी मूवी है। बस डिफरेंस ये है, उन्होंने ह्यूमन और गॉड की जगह ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर कर दिया, ठीक है सब कुछ वैसा ही, बट ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर की लड़ाई है। एंड दे टोटली टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ईएम वेव की बेस पे उस मूवी में कहानी कहना है कि उस मूवी में वो ईएम वेव की हेल्प से ह्यूमन के अंदर कोई भी चीज ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट। जैसे किसी को मान लो सपोज केमिस्ट्री नहीं आती, तो उनके पास अपना डेटा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हेल्प की वजह से विद इन फ्यू मिनट वो किसी भी पर्सन के अंदर केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। एंड ये लॉजिक क्या है या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसके लिए आप मूवी देखिएगा। जो भी उन्होंने उसमें कॉन्सेप्ट लिया है वो कॉन्सेप्ट जो है ना टोटली सही है, गलत नहीं है। हमारे बॉलीवुड की तरह नहीं होता है कि बुलेट जो है ना गन से निकलने के बाद 4 घंटे बाद पहुंचती है विलेन के पास तक, तो ऐसा हॉलीवुड में नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे ईएम वेव, वो एक्चुअली क्या है? ये मान लीजिए कि आप जो हमारी नॉर्मल वेव है वो है, ठीक है। तो जब नॉर्मल वेव चलेगी तो ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के वाइब्रेशन से चलेगी। अगर यहाँ पर मीडियम है ही नहीं, ठीक है ना भाई, क्योंकि नॉर्मल वेव में हम लोग पढ़े हुए थे कि वेव जो है वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का टू एंड फ्रो मूवमेंट है। अगर टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो पा रहा है तो फिर मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन नहीं है, और पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं है तो वहां पर वेव नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे क्या करें? सपोज कि हमें इस वाले पार्टिकल को वी आर टेकिंग इट थोड़ी लार्ज लेवल पे ले रहे हैं। तो सपोज कि अगर मैंने कुछ बोला और उसको हम विदाउट मीडियम ट्रेवल कराना चाहते हैं, तो हम एक ऐसी टेक्निक लेते हैं कि ये पार्टिकल जो यहाँ से इन्वेंट हुआ है या जो जनरेट हुआ है, तो जब ये ट्रेवल करेगा तो कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है। बट ये ट्रेवलिंग जो है ना वो, सपोज ये वाला पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करेगा, तो अब ये ट्रेवल करेगा और हमारे पास मीडियम है नहीं, तो इसके साथ मीडियम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस पार्टिकल को हम ऐसे जनरेट करते हैं कि इसके साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है सो वी कैन से कि इसके साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रेवल करे, ठीक है भाई। तो जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करेगी, दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसी के साथ ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब यहां से जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल अपने साथ मूव होता रहेगा। ये हो गया आपका नॉर्मल वेव, जिस पार्टिकल को आगे मूव करना था। लेकिन ये पार्टिकल मूव करेगा कब? जब इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती रहेगी। अगर ये इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो पा रही है, ठीक है, दिस इज योर
मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो पा रही है तो ये पार्टिकल आगे नहीं जाएगा। जब ये पार्टिकल चलना शुरू करेगा, एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी साइड मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल मूव करता रहेगा और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती रहेगी। इस तरीके से जो वेव चलेंगी या इस तरीके से जो वेव फॉर्म होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? ईएम वेव, राइट। ये हमारे नॉर्मल वेव से डिफरेंस कैसे है? ये पार्टिकल जब यहां से मूव करना शुरू करेगा तो ये पार्टिकल अपना मीडियम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खुद बनाएगा। इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। कैसे? एक तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक है तो मैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रिक होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वेव या ऐसा कोई भी रेडिएशन जो प्रोपगेट करता है या जो मोशन में है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली सच काइंड ऑफ द प्रोपगेशन डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। यानी अगर एटमॉस्फेयर है नहीं है, इनके ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं भी है तो भी ये अपना मोड ऑफ जो है प्रोपोगेट करके आगे ट्रेवल कर लेंगे। तो इस तरीके की जो वेव आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सारी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ट्रेवल करेंगी उन वेव को हम क्या बोलेंगे? ईएफ वेव। समझ में आई ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। नाउ जब ये ट्रेवल कर रही है तो कहानी क्या है, देखिए यहां पे आपका एक लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। सपोज ये जो फिंगर है वो आपका डायरेक्शन ऑफ वेव है, यानी ये वेव आपकी ऐसे जाएगी तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहां से आएगी दिस, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगी। ये रूल आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेव है तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 1 2 3 तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री। तो अगर ये तीनों वेव यहाँ ट्रेवल कर रही है तो तीनों वेव यानी वेव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे? ट्रेवल तो तीनों एक साथ करेंगे बट ट्रेवल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर करेंगे, राइट। कोई इशू इसमें? ठीक है, लिखिए इसकी थियरी। दोज वेव which travel those wave which travel with the help of electric field as well as magnetic field, those wave which travel with the help of electric field as well as magnetic field are called electromagnetic wave, are called electromagnetic wave। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव इसी में आगे लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव all are perpendicular to each other, all are perpendicular to each other they do not require medium to travel, they do not require medium to travel and their speed is equal to the speed of light। and their speed is equal to the speed of light। all the medium travel perpendicular to each other, they do not require medium to travel
and they travel with the speed of light. ठीक है, हो गया इतना? ठीक है, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बना लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कैरेक्टर्स पे, यानी वेव को देखेंगे कि वेव अलग अलग कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके बेटा, वेलकम बेटा।